हाँ देखो, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, चार ऑप्शन रख देगा ABCD करके, और कहेगा विच मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकल एक्टिव, या शब्द बदल देगा विच मॉलिक्यूल इज एसिमेट्रिक, या दूसरा नया शब्द डाल देगा विच मॉलिक्यूल इज कायरल, या एक नया शब्द डाल देगा विच मॉलिक्यूल रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। मतलब एक ही क्वेश्चंस को फ्लेवर बदल बदल करके नया नया क्वेश्चन आता है। ये हम देख रहे हैं 25 साल से यही है। कोई आइसोमर नहीं बदल रहा है, सेंटेंस बदल रहा है, शब्द बदल देगा, ग्रुप बदल देगा, लेकिन कंसेप्ट तो यही रहेगा। और कंसेप्ट हम सुना दिए हैं क्लास में कि कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव हो, एसिमेट्रिक हो, कायरल मॉलिक्यूल हो, प्लेन पोलराइज को रोटेट करे, उसके लिए हमने पहली कंडीशन बताई कि जिस मॉलिक्यूल में सिंगल कायरल होगा, एक एसिमेट्रिक कार्बन होगा, वो मॉलिक्यूल हमेशा एक्टिव होगा, वो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होगा। और जिसमें दो कायरल है वो एक्टिव हो भी सकता है और नहीं। अच्छा, सिंगल कायरल का जो हमने एग्जांपल क्लास में दिया था, उसमें हमने दिया था लैक्टिक एसिड का दिया था, मैंडलिक एसिड का दिया था, मैलिक एसिड का दिया था, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। सारे अमाइनो एसिड जो हैं, ग्लाइसिन को छोड़ दो, जितने अमाइनो एसिड्स हैं सब ऑप्टिकल एक्टिव हैं, सभी में सिंगल कायरल कार्बन है। तो जिस मॉलिक्यूल में सिंगल कायरल होगा वो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ये बात हम बता चुके हैं। हाँ, जिसमें दो कायरल है वो एक्टिव हो भी सकता है, और जैसे एग्जांपल था टार्ट्रिक एसिड का, उसमें दो कायरल कार्बन थे और दोनों कायरल आइडेंटिकल थे, दोनों कायरल एक जैसे थे, जिसको हम बीच से काट के इक्वल हाफ कर सकते थे। उस केस में ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी। हाँ, जब दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम साइड थे तो इनएक्टिव हो गया था, मीसो नाम दिया था हमने। और जब दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप फिशर प्रोजेक्शन में अपोजिट पोल पर थे, अपोजिट पोल पर, तो बीच से काटने से इक्वल हाफ नहीं हो पाया था, तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल डी टार्ट्रिक एसिड था और एल मतलब एक्टिव फॉर्म आ गया था। तो टार्ट्रिक एसिड जिसमें दो सिमिलर कायरल कार्बन है वो एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी। इसमें एक डी टार्ट्रिक एसिड, एक एल टार्ट्रिक एसिड एक्टिव था, और मीसो टार्ट्रिक एसिड ऑप्टिकल इनएक्टिव था। फिर हम बात को आगे बढ़ाए, हमने दोनों कायरल कार्बन डिफरेंट कर दिया था। क्या कर दिया था? उसमें एक एसिड को एस्टर बदल दिए थे, याद करो, उसमें से एक एसिड को एस्टर बदल दिए थे, तो दोनों कायरल डिफरेंट हो गए थे। और जहाँ दोनों कायरल डिफरेंट हुए तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर हो गए 4, ऑप्टिकल एक्टिव हो गए 4, इनएक्टिव हो गया 0। और दोनों कायरल सेम था तो ऐसे कि इसमें एक्टिव 2 था, इनएक्टिव 1 था, टोटल 3 था। याद करो, यहाँ तक बात हो चुकी है। तो मतलब जिसमें सिंगल कायरल होगा वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, जिसमें कायरल 1 से ज़्यादा है, 2, 3, वो एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसको चेक करने के लिए हमने कहा था प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करो, उस मॉलिक्यूल को बीच प्लेन से काटो। फिशर प्रोजेक्शन है, फिशर प्रोजेक्शन प्लेनर होता ही है, उसको किसी प्लेन से काट के देखो इक्वल हाफ होता है। यदि इक्वल हाफ नहीं हुआ, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हुआ, ऐसी कोई लाइन नहीं दिख रही है जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल और आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर सके, ऐसी लाइन तुमको नहीं दिख रही है, मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंस। सिमेट्री एब्सेंस, उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया एसिमेट्रिक, और छोटा शब्द कायरल, और जो कायरल होगा वो प्लेन पोलराइज के प्लेन को रोटेट करेगा। यहाँ तक बात हो चुकी है। अब देखो ये है कंसेप्ट, लेकिन इस कंसेप्ट से भी तुम्हारा काम नहीं बनेगा। जहाँ क्वेश्चन सामने आएगा ना तो तुम देख के घबरा जाओगे और आंसर उठ पर टांग रिपोर्ट कर दोगे। तुमने शब्दों में तो ज्ञान ले लिया है, लेकिन उस शब्द को पकाना है,
उस शब्द पर प्रैक्टिस करनी है, कैसे क्वेश्चन लगाने हैं। जब हम क्वेश्चन लगाएंगे ना तब जाके बात अंदर बैठेगी, वरना शब्द शब्द में ही टकरा के वापस चला जाएगा। बोलो बात समझ में आया? इसलिए कोई भी क्लास करो उसका अनुभव प्राप्त करो, उस पर प्रैक्टिस करो, घर जाके क्वेश्चन लगा लगा के देखो और देखो लग रहा है कि नहीं। लग रहा है तो अच्छी बात, नहीं लग रहा है तो हिसाब लो कि क्लास में, क्लास के बाहर पूछो। ये असली पढ़ाई है। केवल सुन करके टाइम पास करना, घर जाके सो जाना, सारा सुना सुना ज्ञान यहाँ पानी में जाएगा, कुछ हाथ पल्ले नहीं पड़ेगा तुम्हारे। बात समझ में आई? तो अब तुमने क्या प्रैक्टिस किया? क्लास तो हमने ले लिया, कंसेप्ट तो सुना दिया, हथियार तो पकड़ाया, अब तुमने कितना हथियार चलाया, कितनी प्रैक्टिस की, वो अभी सामने आएगा। हम बोर्ड पर एग्जाम्पल लिखते जा रहे हैं, ठीक? तुमको ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। मतलब मालिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव कौन है, टिक मारो। चाहे एक्टिव बोल दे, चाहे एसिमेट्रिक मालिक्यूल बोल दे, चाहे कायरल बोल दे, चाहे प्लेन पोलराइज को रोटेट कौन करेगा, बात तो वही है। जो करेगा उस पर टिक मार दो, जो नहीं करेगा उसको क्रॉस कर दो। बोलो क्लियर? हाँ देखो पहला एग्जाम्पल है, और आज को हमने एक चीज़ और ये भी कही थी, कॉपी खोल कर देख लेना। कोई मालिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव हो, मालिक्यूल शुड बी 3 डायमेंशनल, वो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, sp3 सेंटर होना चाहिए, कहा था। एक्चुअली मालिक्यूल जो ऑप्टिकल एक्टिव होता है वो 3D होता है, तो उसको हम लोग प्लेन सिमेट्री चेक करने के लिए, प्लेन पे लाने के लिए फिशर का हेल्प लेते हैं। फिशर का हेल्प क्यों लिया जाता है? ताकि हम चेक कर सकें इसमें प्लेन और सिमेट्री है कि नहीं। तो प्लेन में लाने के लिए हम फिशर का हेल्प लेते हैं, जबकि वास्तव में वो मालिक्यूल तो 3D है, क्योंकि कार्बन क्या है, टेट्राहेड्रल, sp3 सेंटर। याद करो हमने कहे थे। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए टिक मारना है कि विच मालिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव, या एसिमेट्रिक, या कायरल मालिक्यूल, या रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट।
नीचे ना लिखें, चलो नीचे वाला फिर से लिख देंगे। यहाँ तक लग दिख रहा है ना, इतना ही सॉल्व करो, फिर हम उसको बाद में ऊपर लिख देंगे फिर से। ये क्वेश्चन है, ये दिए हैं, टिक मारना है बस, कौन करेगा सही, जो नहीं करता क्रॉस कर दो। टिक मार दिया, जो करेगा टिक, जो नहीं करे क्रॉस। मिलाएं, चलो बोलो, ये आंसर है कि नहीं है? हाँ नहीं है, क्योंकि इसमें कायरल कार्बन ही नहीं है। कोई सिंगल कायरल होता तो एक्टिव हो जाता, एक भी कायरल नहीं है, इसलिए ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है ये। हाँ ये भी नहीं है, भले ये डिफरेंट हो लेकिन ये सेम कॉमन कॉमन, तो इसलिए सेम हो जाने से ये कार्बन कायरल नहीं है। चलो ये, हाँ ये है, ये sp2 ये sp3, sp2 sp3 डिफरेंट, और यहाँ ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन होगा। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन दिखाया नहीं जाता, वो तो अपने आप से गिन लिया जाता है। तो इस कार्बन से लगा एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप डिफरेंट, दिस कार्बन इज कायरल, अ सिंगल कायरल ऑप्टिकल एक्टिव, मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक, मॉलिक्यूल कायरल, रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। चाहे कोई भी ऑप्शन दे इसमें से, ये आंसर है। ये बताओ, ये नहीं है, ये जिसको दिक्कत हो हाथ उठा के पूछ सकता है। आवाज सही आ रही, हम भी आगे बढ़े। हाँ ये बताओ, ये है, देखो ध्यान से, देखो ये इस कार्बन को देखो ध्यान से, देखो इस पर किसकी वैलेंसी कितनी, 1 2 3, एक हाइड्रोजन होगा। ये ग्रुप डिफरेंट है कि नहीं? अच्छा ये भी डिफरेंट है, कैसे देखो कैसे, डबल बॉन्ड पर एक मिथाइल नीचे एक अल्काइल ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे एक ऊपर, तो बताओ ये सिस हुआ कि ट्रांस? हाँ ये ट्रांस। इधर देखो, ये मिथाइल ऊपर तो हाइड्रोजन नीचे होगा, मिथाइल ऊपर हाइड्रोजन नीचे होगा, तो हाइड्रोजन सेम साइड, डबल बॉन्ड के सेम साइड, सिस। तो देखो ये सिस है, ये ट्रांस है, तो डिफरेंट ना हुआ? ये डिफरेंट, दिस कार्बन इज कायरल। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर से भी डिस्टिंग्विश ग्रुप बन सकते हैं। मतलब ये अनुभव में आया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर से भी ग्रुप को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अब देखो ये सिस है, देखो ये सिस, ये सिस, तो ये सिस सिस हो जाने से, सेम हो जाने से ये कार्बन कायरल नहीं है, इसलिए ऑप्टिकल इनएक्टिव है।
बात को समझो। चलो ये बताओ, बोलो। तो निश्चित कायरल कार्बन होगा। हाँ, कितने कायरल कार्बन? इस मॉलिक्यूल में कितने कायरल कार्बन? बोलो। हाउ मैनी कायरल कार्बन? हाँ, जवाब देखो, 1 2 3। जिसको हमने डार्क कर दिया है, जिस कार्बन को हमने डार्क किया है, जरा ध्यान से देखो, ये कार्बन कायरल है। इससे लगे चारों ग्रुप डिफरेंट है। हाँ, इस कार्बन से 1 2 3 एक हाइड्रोजन होगा, ये डिफरेंट। अच्छा, ये तो सेम है, मानते हैं सेम है, लेकिन आगे बढ़ो, ये कार्बन सेकेंडरी है, ये टर्सरी है। दिस कार्बन इज सेकेंडरी एंड दिस कार्बन इज टर्सरी, तो इसकी वजह से ये ग्रुप डिफरेंट हो गया, और ये भी डिफरेंट, तो दिस कार्बन इज कायरल। मतलब सेकेंडरी टर्सरी कार्बन से भी ग्रुप अलग हो सकता है। अच्छा, इसको देखो ध्यान से, ये कार्बन कायरल कैसे? हाँ, इसके 1 बॉन्ड 2 3 और 1 हाइड्रोजन होगा, निश्चित होगा। अच्छा, इस कार्बन से यहाँ भी CH2, यहाँ CH2, आगे बढ़ो, इसके बाद NO2 लगा, NO2, इसके बाद कोई NO2, तो इसकी वजह से ये डिफरेंट हुआ। अच्छा, ये डिफरेंट और ये भी डिफरेंट, चारों डिफरेंट, एक ग्रुप 2 3 4, ये चारों डिफरेंट। इसकी वजह से ये और ये डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, तो दिस कार्बन इज कायरल। ध्यान से देखो, ये कार्बन कायरल है। कायरल कार्बन, जिस कार्बन से लगे चारों ग्रुप डिफरेंट। अच्छा देखो, ये भी कायरल है। हाँ, इस कार्बन से 1 2 3 एक हाइड्रोजन होगा। अच्छा, इस कार्बन से कार्बोनाइल ग्रुप CH2 ग्रुप डिफरेंट। अच्छा, इस कार्बन से हाइड्रोजन और ये भी डिफरेंट, ये और ये डिफरेंट, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप, 1 2 3 4, ध्यान से देखो, चारों डिफरेंट, दिस कार्बन इज कायरल। टोटल कायरल कार्बन हो गए 3। और जब इसमें 3 कायरल हो गए, तो फिर अब क्वेश्चन है कि एक्टिव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपने तो ये कहा था कि सिंगल कायरल एक्टिव होता है। हाँ, जहाँ एक से ज़्यादा कायरल होंगे वो एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो देखिए, यहाँ 1 से ज़्यादा हो गए, मतलब 3 हो गए। अब बताइए एक्टिव होगा कि नहीं? तो याद करो, हमने ये कहा था जहाँ कायरल 1 से ज़्यादा हो जाए तब उसमें देखना है प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए हमने ये भी कहा था कि जैसे टार्ट्रिक एसिड में दोनों कायरल कार्बन सिमिलर थे, आइडेंटिकल थे, याद करो। जब दोनों कायरल आइडेंटिकल थे तो बीच से काटने पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही थी। अच्छा, उसके बाद याद करो, टार्ट्रिक एसिड में एक एसिड और एक एस्टर कर दिए थे हम, याद करो, जाते जाते डिफरेंट ग्रुप लगा दिए थे, तो दोनों कायरल डिफरेंट हो गए थे। और जहाँ दोनों कायरल डिफरेंट हो गए तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंस हो गई थी। इसका मतलब यदि कायरल सेम है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलने के चांसेस हैं, और कायरल डिफरेंट टाइप के हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। अब बताओ, ये कायरल कार्बन और ये कायरल कार्बन आइडेंटिकल है? जो ग्रुप इस कार्बन से लगा है, क्या वही ग्रुप इससे भी लगा है? नहीं लगा है, मतलब दे कायरल कार्बन डिफरेंट। ये भी क्या है? डिफरेंट। और जब डिफरेंट कायरल कार्बन है तो इक्वल हाफ में डिवाइड होने का कोई रास्ता, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव। एक और है, ये हाँ हाँ हाँ, सही बोलो। हाँ हाँ, ये है 4 है टोटल, सही बोला, 4 है। कैसे? हाँ देखो, ये डिफरेंट और ये डिफरेंट, इसकी वजह से ये डिफरेंट ये डिफरेंट। हाँ सही बोला, टोटल कायरल कार्बन 4 हो गए। अच्छा, जो भी 4 चौथा भी है वो भी तो डिफरेंट ही हुआ, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकता। हाँ सही बोला, टोटल कायरल कार्बन 4 और वो भी डिफरेंट कायरल कार्बन, इक्वल हाफ नहीं हो सकता, मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव। ये हाँ, ये कार्बन कायरल नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? देखो सामने, हाँ देखो, ये डिफरेंट जरूर है, लेकिन ये सेम और ये कॉमन हो गया। ये भी सेकेंडरी sp3 सेकेंडरी sp3 और लेकिन यहाँ तो कॉमन हो गया ना। तो जब कॉमन है तो ये दोनों सेम हो गए सब, और ये सेम हो जाने से ये कार्बन कायरल नहीं है। वही बात तो यहाँ भी थी ना, वही बात तो ये भी थी ना। हाँ, ये कार्बन कायरल नहीं है क्योंकि ये ग्रुप सेम, ये सेम कॉमन।
तो ये सेम हो जाने से ये कार्बन कायरल नहीं था, ये ऑप्टिकल क्या था, इनएक्टिव। हाँ आगे बढ़े। देखो यही है प्रैक्टिस, मतलब कंसेप्ट को प्रॉब्लम में अप्लाई करके देखना, उस पर अपना अनुभव प्राप्त करना है। वो जो अपना अनुभव तुम प्राप्त करोगे वो तुम्हारे काम आएगा। मेरे अनुभव से तुम्हारा क्वेश्चन नहीं लगेगा, सुन लेना। हाँ ये बताओ, आंसर है कि नहीं है? ये आंसर नहीं है। ध्यान से देखो, देखो ध्यान से। पहली बात, ऑप्टिकल एक्टिव के लिए जो कायरल कार्बन होता है sp3 होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए, 3D होना चाहिए। जरा ध्यान से देखो, ये sp2 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 प्लानर। हाँ ये sp3 मानते हैं चलो, लेकिन ये sp2 sp2 ये भी पूरा प्लानर, ये प्लानर, ये प्लानर, और जहाँ नाइट्रो ग्रुप लगा है वो भी प्लानर। तो जो प्लेन में आने की वजह से प्लेन के थ्रू काट के इक्वल हाफ कर देंगे। इसमें हमको तुम कायरल कार्बन दिखा दो, एक भी दिखा दो, चलो इसमें हमको एक भी कायरल दिखा दो जरा। कायरल कार्बन जैसे लगे चारों डिफरेंट होने चाहिए और वो कार्बन sp3 होना चाहिए, दिखा दो। ये कायरल कार्बन देखो sp3 था, ये sp3, इससे लगे चारों ग्रुप डिफरेंट। इस तरह का कोई भी कार्बन हमको इसमें दिखा दो जिसको तुम देख रहे हो, ये जो नाइट्रो ग्रुप कर रहे हो यहाँ ये sp2 है, मॉलिक्यूल प्लानर है। ये देखो बेंजीन रिंग है, देखो रिंग, जबकि यहाँ रिंग नहीं थी। ध्यान से देखो, ये रिंग ना होने से दिस कार्बन इज sp3 टेट्राहेड्रल, और रिंग आ जाने से ये कार्बन क्या हो गया, sp2 प्लानर। जी मॉलिक्यूल प्लानर है, और प्लानर होने से हम प्लेन के थ्रू काट के इक्वल हाफ कर देंगे, इसमें प्लेन और सिमेट्री आ जाएगी। बोलो बोलो, चले आगे। हाँ है, हाँ इसमें नाइट्रोजन कायरल है, चारों ग्रुप डिफरेंट, ऑप्टिकल एक्टिव। ये है, ये नहीं है। ये डबल बॉन्ड परपेंडिकुलर जरूर है, लेकिन ये ग्रुप सेम है। देखो ये सेम हो जाने से ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। बोलो, ये एलिन्स है, एलिन्स ऑप्टिकल एक्टिव शो करता है, लेकिन कब, जब टर्मिनल कार्बन से डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। हाँ यहाँ डिफरेंट तो ठीक है, लेकिन यहाँ देखो आइडेंटिकल है, तो सेम हो जाने से ये ऑप्टिकल इनएक्टिव। हाँ ये देखो, ये ऑप्टिकल, ये एक्टिव है। हाँ डबल बॉन्ड परपेंडिकुलर पर होगा, एक बना पी वाई, एक पी जेड, वाई या जेड परपेंडिकुलर, तो ये ग्रुप भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। मॉलिक्यूल क्या होगा, 3 डायमेंशनल, दिस इज 3D। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते समय हमने ऑर्बिटल डायग्राम जब समझाया था तो इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया था और कहा था इसका फायदा ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल में मिलेगा, वो आज हम फायदा उठा रहे हैं। ये दोनों पाई परपेंडिकुलर है, ये बना पी वाई, ये बना पी जेड परपेंडिकुलर, तो ये ग्रुप भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर। मॉलिक्यूल हो गया 3D, 3 डायमेंशनल, और इसको तुम इक्वल हाफ में नहीं कर डिवाइड कर सकते क्योंकि ग्रुप डिफरेंट है। दिस मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव। नहीं लिख लो, लिख लो, पहले लिख लो, एक साथ चेक करेंगे। पहले कॉपी पे लिख लो और कर तो टिक मार दो, नहीं करा क्रॉस कर दो। बड़ा बड़ा लिखे,
ऐसे एग्जाम्पल ज़्यादा आ जाएगा ना। बातें नहीं करो, अपने आप से लगाओ।
ये ऑक्सीजन 16-17 आइसोटोप है, ऑक्सीजन के आइसोटोप 16-17। ऐसे ही कार्बन के भी आइसोटोप बना बना करके एग्जामिनर चाहे तो क्वेश्चन घुमा के ही बना सकता है। यहाँ कंसेप्ट सिखाया जाएगा, कुछ प्रैक्टिस कराई जाएगी, बाकी तो अपने से करना है। हो गया? हाँ चलो बोलो, ये एक्टिव है कि नहीं? हाँ है। ये एक रिंग एक डबल बॉन्ड के बराबर है, दो रिंग दो डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड इवन नंबर में हो गया दो, मतलब ये परपेंडिकुलर, इवन नंबर में परपेंडिकुलर। फिर कहोगे क्यों परपेंडिकुलर? जब आप इस बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन है, तो इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये कार्बन ट्विस्ट कर जाएगा, दोनों रिंग क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर, एक प्लेन में नहीं है, मतलब मालिक्यूल पूरा 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल। अब देखो यही चीज़ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी आएगा, वहाँ पर भी सेम यही कंसेप्ट रहेगा, एग्जाम्पल बदल जाएगा बस क्या होगा, यहाँ मेटल हो जाएगा और यहाँ लीगेंड हो जाएगा, लीगेंड। जैसे ग्लाइसिन लगाना हमको, तो ग्लाइसिन, तो यहाँ NH2 कर देंगे, यहाँ CH2, यहाँ CH2 और यहाँ CO और ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या कर देंगे हम, यहाँ NH2, यहाँ CH2, CO, O और यहाँ ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ दोनों रिंग परपेंडिकुलर हो गए, पता दो रिंग है ना, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, क्योंकि इनके बीच क्या होगा? रिपल्सन। तो रिपल्सन से दोनों रिंग क्या हो गए? परपेंडिकुलर आ जाएंगे। परपेंडिकुलर समझ रहे हो ना? ये ऐसे प्लेन में नहीं रहेंगे, ऐसे नहीं रहेंगे, ऐसे रहेंगे, क्योंकि इस तरह से मान लो रहते हैं, मान लो तो इस लिटिल फिंगर और इसके फिंगर के बीच की दूरी देखो क्या है। अच्छा अब देखो दूरी घट गई, बढ़ गई? बढ़ गई। तो दूरी बढ़ने से इनके बीच का रिपल्सन क्या होगा? कम हो जाएगा, इसलिए वो घूम के ऐसे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। अच्छा परपेंडिकुलर तो मालिक्यूल क्या होगा? 3 डायमेंशनल। अच्छा बताओ ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट है कि नहीं? ये भी क्या है? डिफरेंट, मतलब ये ऑप्टिकल हो गया। बोलो समझ में आ रहा है? यदि है ना ऑप्टिकल आइसोमर हो गया ये। मतलब जो कंसेप्ट हम ऑर्गेनिक में लगा रहे हैं, यही कंसेप्ट कोऑर्डिनेशन में भी लागू होगा, बस वहाँ मेटल लिगेंड की बॉन्डिंग हो जाएगी, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कंसेप्ट यही रहेगा। हाँ चलो ये बताओ, ये ऑप्टिकल एक्टिव, हाँ क्योंकि ऑड नंबर में है। ये मान लो PY PY, PZ PZ, PY PY, Y Y सेम प्लेन, तो ये ग्रुप क्या हो गया? सेम प्लेन। और यहाँ तो डिफरेंट लगा है जरूर, लेकिन प्लेन में है, सेम प्लेन, और सेम प्लेन में आने से प्लेन के थ्रू काट के इक्वल हाफ कर देंगे। ये ऑप्टिकल इनएक्टिव, जबकि ज्योमेट्रिकल है, ये वास्तव में मालिक्यूल ज्योमेट्रिकल है। ज्योमेट्रिकल में मालिक्यूल प्लानर होना चाहिए, ये प्लानर है, सही है? ये बताओ, ये है, इसमें देखो 1 2 3 4 तो इवन नंबर में है, और टर्मिनल कार्बन पे एक RH, टर्मिनल कार्बन RH, डिफरेंट इवन नंबर, परपेंडिकुलर। नहीं समझ में आया? ये ऑप्टिकल एक्टिव है। इसमें देखो ये कायरल सेंटर है, ये डिफरेंट और ये भी डिफरेंट। इसका मतलब आइसोटोप के आधार पे डिफरेंस हो सकता है, हाँ हो सकता है, आइसोटोप भी डिफरेंट कर सकता है ग्रुप को। ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ये बोलो है, एक डबल और एक डबल, इवन हो गया, डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिव है। ये भी है, ये है। लास्ट ईयर नीट का प्रॉब्लम है, लास्ट ईयर नीट में आ चुका है। बाईफिनाइल, आप हमने कॉपी में लिखवाया है, देखो कॉपी में, एसेंशियल कंडीशन फॉर बाईफिनाइल टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटीज दैट बोथ रिंग डाइसिमेट्रिक। डाइसिमेट्रिक का मतलब दोनों रिंग को बीच से काटो, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होना चाहिए। देखो अनइक्वल हाफ, अच्छा इसको बीच से काटो, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं, ये मालिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव। कॉपी खोल कर देख लो लिखा है कि नहीं, एसेंशियल कंडीशन फॉर बाईफिनाइल टू शो ऑप्टिकल एक्टिव
both ring should be disymmetry. That is, both ring cannot be divided into two equal and similar half. ये आ चुका है लास्ट यूनिट में. हाँ ये बताओ. हाँ ये भी है. अरे यहाँ एच लगा है. डिफरेंट बी से काटो, कहाँ इक्वल हाफ होगा? यहाँ इक्वल हाफ कहाँ होगा? देखो यहाँ एच होगा. डिफरेंट डिफरेंट. और देखो SO3H बल्कि ग्रुप है ना, तो बल्कि ग्रुप में क्या होगा? रिपल्सन. और रिंग होगी परपेंडिकुलर. बुक में लिखा है एक भी बल्कि ग्रुप लगा दोगे ना तो काम हो जाएगा. एक भी. अच्छा तुमने छोटा ग्रुप लगाया तो नहीं होगा, तुमने फ्लोरीन लगाया तो नहीं होगा. बल्कि ग्रुप होना चाहिए, बड़ा ग्रुप, ताकि उनके बीच रिपल्सन हो और मालिक्यूल अपनी प्लेनिटी लॉस करे, परपेंडिकुलर आए, 3D हो, तब जाके शो करेगा, ऐसे नहीं. क्यों? ये है ना, ये दोनों रिंग जो है, ये दोनों रिंग इस तरह से है ना ये. हम्म. चलो आगे बढ़ो. ये बताओ. देखो इस इक्वल हाफ हो गया. देखो ये भी इक्वल हाफ हो गया, जबकि नहीं होना चाहिए. हो गया, मतलब ये सिमेट्री है. मालिक्यूल सिमेट्रिकल, ऑप्टिकल इनएक्टिव. हाँ ये है. हाँ इसको बीच से काटो अनइक्वल हाफ, इसको बीच से काटो अनइक्वल हाफ. इक्वल हाफ में नहीं होगा ऑप्टिकल एक्टिव. यहाँ दो रिंग है, दो, एक डबल रिंग, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिव. बोलो, आया समझ में? हाँ बताओ फटाफट. ये ग्लूकोज, ग्लूकोज. ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर. बातें नहीं करो. ये पीछे बैठ के क्यों बात कर रहे हैं? इसी में सारी एनर्जी लॉस हो जाएगी सब. बताओ फटाफट. हो गया.
हो गया? बोलो क्या है? ये है कि नहीं? हाँ नहीं है। अच्छा सुनो, नहीं है तो क्यों नहीं है? हाँ, इसमें प्लेन और सिमेट्री है। तो सिमेट्री कहाँ है? ये देखो, ये लाइन मॉलिक्यूल का दो इक्वल और आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर देगी। इसको कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। और इसको हम कंफर्म करना चाहते हैं, इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो सुपरइम्पोज कर जाएगा। इसका मिरर इमेज बनाएंगे ना, उठा कर रखेंगे, सुपरइम्पोज कर जाएगा। कंफर्म देयर ऑप्टिकल इनएक्टिव, क्रॉस नहीं करेगा ऑप्टिक। हाँ ये बताओ ये ऑप्टिकल एक्टिव है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये लाइन मॉलिक्यूल का इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं करती है और इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो सुपरइम्पोज नहीं करेगा, जबकि इसका कर जाएगा। इसका मिरर में सुपरइम्पोज नहीं करेगा, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव। साइक्लिक कंपाउंड को एज्यूम किया प्लानर, एज्यूम किया गया प्लानर है, ठीक है। तो उसको प्लानर है तो फिशर में तो ऑटोमेटिक प्लानर होता ही है, तो प्लानर है ही है। तो हम प्लान, जब प्लानर है तो प्लेन के थ्रू काट के देख लेंगे। हाँ ये बताओ, ऑप्टिकल एक्टिव? हाँ नहीं है। तो क्यों नहीं है? सुनो सुनो ऑप्शन सुनो ध्यान से। दिस मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री, बोथ आर करेक्ट, नन इज करेक्ट। आंसर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। बस इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री के प्रेजेंस होने की वजह से ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। हाँ ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। यदि हम रख दें मिरर तो इसका इमेज ऐसा बन जाएगा। ये लाइन मॉलिक्यूल का इक्वल हाफ में डिवाइड करती है और इसका मिरर इमेज बना के देखो, सुपरइम्पोज कर जाएगा। मिरर इमेज बना लो, बीच से काट के देख लो, बीच में मिरर रख के देख लो। नहीं समझ में आया? तो ये इनएक्टिव है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ ये बताओ ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है? ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है क्योंकि इसमें सेंटर सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री इवन नंबर रिंग में होती है। इवन नंबर रिंग, बताओ ये रिंग इवन नंबर है कैसे? 1 2 3 4 इवन नंबर। ऑड नंबर में सेंटर सिमेट्री नहीं होती। देखो ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। इवन नंबर में ही सेंटर सिमेट्री पाई जाती है। और सेंटर सिमेट्री की पहचान सिमिलर ग्रुप को मिलाते हुए लाइन खींचो, सारी लाइनें सेंटर से होकर जाएंगी। हाँ बताओ, क्लोरीन सेम है ना, मिला दो। हाइड्रोजन सेम है, मिला दो। कार्बन कार्बन सेम है, मिला दो। सबको मिलाओ, सारी लाइनें कहाँ से जा रही हैं? सेंटर से। दिस इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री। और सेंटर ऑफ सिमेट्री की वजह से ऑप्टिकल इनएक्टिव है। बोलो, ये ऑप्टिकल एक्टिव? हाँ है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, जबकि यहाँ क्लोरीन क्लोरीन था तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया था। ये क्लोरीन और ब्रोमीन, ये दोनों कायरल कार्बन डिफरेंट है, जबकि दोनों कायरल कार्बन क्या है? सेम है। ये मीसो है, सेम होता है मीसो, जबकि ये मीसो नहीं है, तो एक्टिव फॉर्म है। ये ऑप्टिकल एक्टिव। उसमें प्लेन ऑफ नहीं, तुमको पेपर पे कोई चीज है, कोई स्ट्रक्चर, तो पेपर पे ना काटोगे, पेपर को थोड़ी काटोगे तुम। मॉलिक्यूल प्लेन है तो पेपर को थोड़ी काटोगे, इस प्लेन को ऐसे काटो, ये काटो। कोई भी चीज तुम्हारे पेपर पे है, तुमने उसको प्लेन पे लाया, जबकि मॉलिक्यूल है 3 डायमेंशनल, तुम प्लेन पे लाए हो। अब प्लेन पे लाने के बाद तुम पेपर पे ना काटोगे कि पेपर को ही काट दोगे, तुम तो पेपर को काट रहे हो। वो तो तुमने प्लेन में लाया है प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने के लिए, जबकि मॉलिक्यूल तो 3D है। पता ही कार्बन sp3 है, मॉलिक्यूल तो 3 डायमेंशनल है, तो तुमने 2 डायमेंशनल प्लेन पे लाए हो इसको ताकि चेक कर सको प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। अब प्लेन पर लाने के बाद तुम पेपर को ही काट रहे हो। बात समझ में आई? तो मॉलिक्यूल को काटना है बीच में से, ऐसे काटो, ऐसे काटो, कैसे भी काटो, चलो 2 इक्वल आइडेंटिकल हाफ में होना चाहिए। यदि है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, और नहीं तो सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कर लो। कोई भी सिमेट्री है इनएक्टिव, सिमेट्री कोई भी नहीं होनी चाहिए, ना तो प्लेन ना तो सेंटर।
और याद रख लो, जब ऑड नंबर की रिंग रहती है ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक किया करो, और जब इवन नंबर की रिंग रहेगी तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी चेक किया करो, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री इवन नंबर रिंग में ही मिलती है। जैसे 4 का अपन हो गया, 6 में मिलेगी, 6 में मिलेगी, मिल सकती है। हाँ, ये ऑप्टिकल एक्टिव। हाँ, ये है ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। ऑप्टिकल एक्टिव है। अच्छा बताओ, इसमें कितने कायरल कार्बन? हाउ मैनी कायरल कार्बन? कितने? हाँ, 5 कैसे? 1 2 3 4 5। साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो 5 कायरल कार्बन है, तो ओपन चेन है तो 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4। ये बताओ। हाँ, इसको भी 20 से काटो, इक्वल हाफ नहीं हो सकता। ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है। प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंस है, सेंटर सिमेट्री की बात ही नहीं है, क्योंकि रिंग ऑड नंबर में है, तो मॉलिक्यूल पूरा एसिमेट्रिक, ऑप्टिकल एक्टिव। ये प्लेन पोलराइज के प्लेन को रोटेट करेगा। मॉलिक्यूल पूरा एसिमेट्रिक है, मॉलिक्यूल शुड बी कायरल, ऑप्टिकल एक्टिव। हाँ, अब देखो सामने, पिछली क्लास में हम लोगों ने 2 कायरल तक का एग्जाम्पल देख लिया था, 2 कायरल, जिसमें हमने टार्टिक एसिड पहले उठाया था, जिसमें दोनों कायरल आइडेंटिकल थे, सिमिलर थे। तो ऐसे केस में ऑप्टिकल एक्टिव संख्या 2 आई थी। कॉपी खोल के देख सकते हो, ऑप्टिकल एक्टिव की संख्या 2 आई थी, ऑप्टिकल इनएक्टिव 1 आया था, टोटल आइसोमर 3 आया था। अच्छा, फिर हमने दोनों कायरल डिफरेंट कर दिया था, डिफरेंट। तो ऐसे केस में टोटल ऑप्टिकल एक्टिव 4, इनएक्टिव 0, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 4। याद करो। अब फिर हमने कहा था, मान लो कायरल कार्बन संख्या 2 से बढ़ के 3 हो गई और तीनों आइडेंटिकल हैं, तब हो सकता है तीनों डिफरेंट हैं तब, या 3 से ज़्यादा कायरल हैं तब। तो ऐसे केस में हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो टाइम लग जाएगा, और टाइम इतना है नहीं, आंसर जल्दी से निकालना है। तो ऐसे केस में फार्मूले हैं, 3 फार्मूले हैं, 3 रूल हैं। वो रूल को हम याद करके प्रॉब्लम को जल्दी से बिना स्ट्रक्चर बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं, वो हम बता देते हैं। नोट करो, हेडिंग दो, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। हेडिंग दो, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, ये हेडिंग है। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। हाँ, 3 रूल है इसमें। पहला रूल क्या है? फर्स्ट रूल, मॉलिक्यूल्स में कायरल कार्बन की संख्या n है। n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी हो सकता है। हाँ लिखो, मॉलिक्यूल हैविंग n different chiral carbon molecule having n different chiral carbon and molecule cannot be divided into two equal and similar हाफ। उस मालिक्यूल को हम 2 इक्वल और सिमिलर हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल देके बताएं अपनी बात को। जैसे ये देखो एग्जांपल, COOH CHOH CHOH COOR। देखो ध्यान से, ये 2 कार्बन कायरल है यहाँ पर, ठीक है, और दोनों कायरल। हाँ, यहाँ बताओ, ये ग्रुप डिफरेंट लगे ना, हम इसको 20 से काट के इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब ये रूल इस मामले में लागू हो जाएगा। अच्छा, हमने ग्लूकोज ले लिया, ग्लूकोज देखो CHO यहाँ पर, इसके बाद यहाँ CHOH है ना, डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, CHOH।
तो देखो यहाँ एल्डिहाइड और नीचे अल्कोहल है। अब एक और लगेगा, एक और लगेगा, हाँ ठीक है, एक और लगेगा, 1 2 3 4 5 6। अब देखो ऊपर एल्डिहाइड है और नीचे अल्कोहल है। इसको हम 20 से काट के कहीं से भी इक्वल का हाफ करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसका ग्रुप ही डिफरेंट लगा है। तो जब ग्रुप डिफरेंट है, 20 से काटने से इक्वल हाफ नहीं हो सकता है। तो ऐसे केस में कितने ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, कितने ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे, कितने रेस्पिक मिक्सचर होंगे, क्वेश्चन आएगा। तो जवाब क्या देंगे? हाँ नोट करो, पहला ए, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव। और हो सकता है ऑप्टिकल एक्टिव ना दे के डीएल फॉर्म पूछ दे, तो डीएल भी तो एक्टिव होता है, मतलब शब्द बदल देगा, डीएल फॉर्म, ऑप्टिकल एक्टिव या डीएल फॉर्म। या तो ऑप्टिकल एक्टिव पूछेगा या तो डीएल। फॉर्मूला होगा 2 का पावर n। ये n क्या है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन। हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ, कर सकते हो। हाँ क्योंकि डिफरेंट है तो 3 थ्रो होगा। हाँ कर सकते हो, नंबर ये भी हो सकता है, बिल्कुल 3 थ्रो। मतलब डीएल की जगह, डीएल मीसो की जगह 3 थ्रो, हाँ बिल्कुल ये भी आ सकता है। शब्द बदल के क्वेश्चन बना देता है। अच्छा, अब नंबर ऑफ ऑप्टिकल इनएक्टिव, हाँ आएगा आंसर 0। और इनएक्टिव को मीसो बोलते हैं हम लोग, मीसो, यहाँ आएगा 0। कोई भी ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म नहीं होगा। तीसरा, टोटल आइसोमर, टोटल, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर। टोटल में एक्टिव इनएक्टिव को जोड़ दिया जाता है, तो एक्टिव और इनएक्टिव को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 2 का पावर n। हाँ, नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सचर, नंबर ऑफ रेसमिक, रेसमिक मिक्सचर कैसे बनता है? डीएल का इक्विमोलर मिक्सचर है, 50-50% मिलाओ तो एक मिक्सचर तैयार होता है। और डीएल क्या होता है? एक्टिव होते हैं। तो हम ये कहेंगे जितने भी एक्टिव फॉर्म आ रहे हैं उसका आधा कर दो, मतलब 2 एक्टिव का आधा करो एक मिक्सचर। तो जितने एक्टिव फॉर्म आएंगे उसका आधा कर दें तो रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा। तो रेसमिक मिक्सचर हो जाएगा नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर की संख्या जो भी आएगी बाई 2। ये है फॉर्मूला, पहला रूल हो गया। लिख लिया? पहले लिख लें तो ना, लिख लो फिर सब तब का ध्यान बढ़ जाएगा। पहले कॉपी में रूल तो उतर जाए। अब देखो इसमें कायरल कार्बन 2 ठो है, अब 20 से काटने से इक्वल हाफ नहीं होगा। नंबर ऑफ कायरल कार्बन n मतलब 2 और कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल एंड सिमिलर हाफ, ठीक है। हाँ तो ऐसे केस में नंबर ऑफ एक्टिव फॉर्म कितनी हो जाएगी? n की 2 हो गई तो 2 का पावर 2 कितना आया? 4। ऑप्टिकल एक्टिव हो गया 4। अच्छा, इनएक्टिव फॉर्म 0 और टोटल आइसोमर कितना होगा? 4, 4 ही रहेगा। तो याद करो एग्जाम्पल हम लोग क्लास में लगा चुके हैं। याद करो टार्ट्रिक एसिड के बाद हमने जब ग्रुप बदल दिया था, दोनों कायरल डिफरेंट हो गए थे, तो ऑप्टिकल एक्टिव 4 आया था, ऑप्टिकल आइसोमर भी 4 आया था, इनएक्टिव 0 आया था, याद करो। अच्छा ये एग्जाम्पल तो क्लास में हो चुका है। अभी आप ग्लूकोज की बात करो तो ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन है? 1 2 3 4। अब 20 से काटने इक्वल हाफ नहीं हो सकता, तो ये भी यहाँ भी लगेगा। तो कायरल कार्बन कितने होंगे? 4। तो यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 4 यानी कि 16। ग्लूकोज के टोटल 16 आइसोमर हैं और इन 16 आइसोमर के दर्शन कराएंगे बायोमॉलिक्यूल में। वो 16 आइसोमर कैसे होंगे, क्या डिफरेंस होगा? सुन लिया कि ग्लूकोज के 16 आइसोमर हैं, बोलो समझ में? 16 एक्टिव है, 16 के 16 एक्टिव, इनएक्टिव 0। हाँ ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल, हाँ क्या हाथ उठाया बोलो। क्यों? मीसो फॉर्म में, मीसो फॉर्म में कायरल कार्बन तो हो सकता है,
मिसो टार्ट्रिक एसिड में कायरल कार्बन नहीं था क्या? कायरल कार्बन था, मालिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री थी, लेकिन कायरल कार्बन तो था। तुम्हारा पहला शब्द ही उलझा रहा हमको, पहले उसको सुलझाओ। बैठो। हाँ, नेक्स्ट, molecule having even number, molecule having even number of chiral carbon, and molecule can be divided into two equal and similar half। ये नया केस है। मॉलिक्यूल हैविंग इवन नंबर 2, 4, 6 chiral carbon, and molecule can be divided into two equal and similar half। then ये एग्जाम्पल टार्ट्रिक एसिड का है। तो टार्ट्रिक एसिड में इवन काइरल कार्बन 2 थे और 20 से काटने से इक्वल हाफ हो भी रहा था। ये है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड तो एग्जाम्पल है, ऐसे 2, 4, 6, 8 करके क्वेश्चन तो बहुत सारा बन जाएगा। यह है टार्ट्रिक एसिड। इसमें कायरल कार्बन 2, इवन नंबर 2। हाँ, दिस कार्बन इज कायरल, ये भी कायरल कार्बन कितने हैं? 2, इवन नंबर है। हाँ, इसको 20 से काट के इक्वल हाफ किया जा सकता है, लिखा है ना। मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल एंड सिमिलर हाफ, कैन बी। तो ऐसे केस में ऑप्टिकल एक्टिव कितना होगा? नोट को, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव डीएल फॉर्म 2 का पावर n-1। नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म 2 का पावर n-1। हाँ, नंबर ऑफ ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म 2 का पावर n-2/2। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म की संख्या होगी 2 का पावर n-2/2। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल सबको जोड़ दो, एक्टिव रिएक्टिव को जोड़ दो, 2 का पावर n-1 प्लस 2 का पावर n-2/2 टोटल। रेसमिक मिक्सचर पूछ रहा है, एक्टिव जितने भी आ रहे हैं आधा कर दो, जितने एक्टिव फॉर्म आएंगे उसका हाफ कर देना, रेसमिक मिक्सचर आ जाएगा। ये है सेकंड रूल। कौन सा रूल अप्लाई करना है? मॉलिक्यूल को देख के चलना। ये है कंडीशन को देख के, मॉलिक्यूल को देख के तब ये फॉर्मूला लगाना। अब इस रूल को चेक करने के लिए हमने वो एग्जांपल चेक करेंगे जो हम क्लास में लगा चुके हैं, जिसका स्ट्रक्चर बना के देख चुके हैं। जैसे टार्ट्रिक एसिड, ये टार्ट्रिक एसिड है, इसमें 2 कायरल कार्बन है, इवन नंबर में है और 20 से काट के इक्वल हाफ हो सकता है, मतलब ये रूल फॉलो होगा। ये जो रूल फार्मूले लगेंगे यहाँ पर। हाँ, पहला फार्मूला क्या है? ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म। हाँ, एक्टिव फॉर्म बताओ कितने कायरल हैं? 2, तो n की जगह रखाएगा 2। पहले फार्मूला लिख लिया था ना, पहले फार्मूला लिख लो, फिर हम उसमें वैल्यू रख देंगे ना। हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि जो टार्ट्रिक एसिड का हम स्ट्रक्चर बना के निकाले थे और वो फार्मूले से जो निकाल रहे हैं, दोनों आंसर सेम आ रहा है कि नहीं? जो हम स्ट्रक्चर बना के निकाले थे और जो फार्मूले से निकाल रहे हैं, दोनों के आंसर सेम आने चाहिए ना। मेरा फार्मूला चेक हो जाएगा ना कि सही कि गलत है। हाँ, इसमें 2 कायरल कार्बन है तो n की जगह रखाएगा 2। हाँ, 2 में से 1 घटाओगे 1, यानी 2 का पावर 1, यानी क्या है? 2। इसका मतलब एक्टिव फॉर्म हो गया 2। और कॉपी खोल के देख लो, एक डी टार्ट्रिक एसिड, एल टार्ट्रिक एसिड, 2 एक्टिव था। अच्छा, इनएक्टिव फॉर्म, हाँ, n की जगह 2 रख दो, 2 में से 2 गया 0, 0/2 यानी कि 0, और किसी का पावर 0 हो जाए तो वैल्यू क्या होती है? 1, मतलब एक आइसोमर इनएक्टिव हो गया, और वो था मीसो टार्ट्रिक एसिड, इनएक्टिव था। अच्छा, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, हाँ, 2 एक्टिव और 1 इनएक्टिव मिला के कितना हुआ? 3। तो दोनों को सम कर दिया, देखो 3 आ जाएगा। हाँ, रेसमिक मिक्सचर पूछेगा तो एक्टिव 2 था, एक्टिव 2, 2/2 1,
तो रश्मि मिक्सचर बनेगा 1। हाँ, अब एग्जाम में क्या होगा देखो, एग्जाम में इसी को कर देगा ऐसे 4, क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब यही 4 बार, यही 6 बार, यही 8 बार लगाते जा रूल। नहीं समझ में आया? हो जाएगा। तीसरा रूल, थर्ड रूल, लास्ट रूल है। तीसरा रूल, रूल पूरा नोट कर लो, उसके बाद आजमा के देख लेना। मॉलिक्यूल हैविंग ऑड नंबर कायरल कार्बन एटम। अभी इवन नंबर था, अब ऑड नंबर। मॉलिक्यूल हैविंग ऑड नंबर, ऑड नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम। बातें नहीं, कहाँ चले? खड़े हो जाओ तुम दोनों, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कहाँ बातें कर रहे हो? किससे बोला? तो तुम्हें जवाब दे दिया। हाँ, तुम क्यों देख रहे थे? तुम देखते ही नहीं, बहरे कान से सुनते ना, बहरा कान आता है सुनने। तुम भी रिस्पॉन्स दे, तब हमने खड़ा किया तुमको। जो बात करना हमसे करो डायरेक्ट। जब हम बात जवाब देने को तैयार है तो फिर आपस में मतलब क्या? ये सबके बगल में पत्थर रखा है बस, ये अगल बगल मेरे पत्थर है, तो पत्थर से क्या तुम्हारा रिस्पॉन्स आ रहा है? बैठो। हाँ, मॉलिक्यूल हैविंग ऑड नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम। मॉलिक्यूल कैन बी divided into two equal and similar half via central carbon atom। मॉलिक्यूल में ऑड नंबर ऑफ कायरल कार्बन है, ऑड नंबर, एंड मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल एंड सिमिलर हाफ वाया सेंट्रल कार्बन एटम। हाँ, इसमें एक नई चीज और आएगी, पहले लिख लो फिर बताते हैं। लिख लो, लिख लिया इसके ऊपर वाला? हाँ, देन लिखो। देन ऑप्टिकल एक्टिव डीएल फॉर्म, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म पूछ रहा है। 2 का पावर n-1 माइनस 2 का पावर n-1/2। 2 का पावर n-1 माइनस 2 का पावर n-1/2। ये एक्टिव फॉर्म निकालने का फॉर्मूला है। इनएक्टिव फॉर्म निकालना हो 2 का पावर n-1/2। टू का पावर n-1/2। टोटल आइसोमर चाहिए, टोटल जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 2 का पावर n-1 आ जाएगा। टोटल आइसोमर जो होता है ना, एक्टिव इनएक्टिव को जोड़ दिया जाता है, एक्टिव प्लस इनएक्टिव टोटल आ जाएगा। तो इन दोनों फॉर्मूले को जोड़ेंगे ना तो आएगा 2 का पावर n-1। और रेसमिक मिक्सचर हमेशा एक्टिव फॉर्म का आधा, जितने भी एक्टिव आएंगे उनका आधा कर दो। नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर जो भी आएंगे उनका आधा, उनका हाफ। जितने भी एक्टिव फॉर्म आएंगे ऑप्टिकल, उनका आधा कर देंगे तो हमें रेसमिक मिक्सचर की संख्या मिल जाएगी। ये है तीसरा रूल। इस रूल को एग्जाम्पल देके समझाया। ये देखो सामने, ये है एग्जाम। ऐसे आएगा क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, इस तरह से बना रहेगा। या ये भी कर सकता है कि COOH CHOH होल थ्राइस COOH, ऐसे भी हो सकता है। मतलब ये 3 बार, 6 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, ऐसे ना। और नंबर में दे सकता है कोई भी, 1 3 है ना, ऐसे। तो ये समय 3 है, 1 2 3। मतलब ये कंडेंस फॉर्म है, ये थोड़ा ओपन स्ट्रक्चर है। हाँ, इसमें कायरल कार्बन कितने दो? कायरल कार्बन, ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल है नहीं, ये है ना 1, ये भी 2, ये भी 3। कायरल कार्बन 3। बताओ ऑड नंबर हुआ ना?
ऑड नंबर, और इसके बाद लिखा है मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल एंड सिमिलर हाफ वाया सेंट्रल कार्बन एटम। तो ये सेंट्रल कार्बन के थ्रू हमको काटना है, बीच में से, ये वाया सेंट्रल कार्बन। जबकि इससे पहले इवन नंबर में था तो दो कार्बन के बीच से काट रहे थे। इवन नंबर रहेगा तो दो कार्बन के बीच से काटो, ऑड नंबर रहेगा तो वाया सेंट्रल कार्बन काट के देखो क्या इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है। तो हाँ, इसलिए हो सकता है कि जो ग्रुप ऊपर है वही नीचे भी है, तो ऊपर नीचे ग्रुप सेम हो जाने से इस लाइन के थ्रू इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है, मतलब ये रूल काम आ सकता है। लिखा है ना, ऑड नंबर ऑफ कायरल कार्बन एंड मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल एंड सिमिलर हाफ। देन नंबर ऑफ एक्टिव खोजना है तो हाँ, एक्टिव फॉर्म कितने कायरल कार्बन है, 3। हाँ, तो एन की जगह रखाएगा 3, 2, 3 आएगा, 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 2, तो 2 का पावर 2 माइनस, तो यहाँ 3 में से घटाएंगे तो 2/2 1, 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2 आ जाएगा, एक्टिव 2। हाँ, इनएक्टिव पूछ रहा है, इनएक्टिव 3 का कार्बन है, 3, तो यहाँ 3 में से घटाया 2, 2/2 1, 2 का पावर 1 यानी 2, इनएक्टिव भी 2, एक्टिव भी 2, टोटल आइसोमर 4, रेसमिक मिक्सचर 1। बोलो बात समझ में आई? ये 3 रूल हैं, इसी रूल पे के आधार पे हमारे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। लेकिन इसमें एक तीसरा रूल है, थोड़ा ध्यान देने की बात है। इसमें जो 3 कायरल कार्बन तुम जो देख रहे हो ना, 3, 1 2 3, इसमें से एक स्यूडो कायरल है, इसमें से एक स्यूडो कायरल है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 1 2 3 4 विच कार्बन इज स्यूडो कायरल, ऑप्शन A B C D। जवाब ये, दिस कार्बन इज स्यूडो कायरल, जबकि ऊपर वाला नॉर्मल कायरल है, लेकिन ये वाला स्यूडो कायरल है। स्यूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स, कभी है तो कभी नहीं है। ये कार्बन कभी कायरल है तो कभी नहीं भी है। फिर कहोगे ये कब, ये कैसे डिसाइड होगा, कब है तो कब नहीं है, कब है तो कब नहीं है, ये कैसे पता चलेगा कब है कब नहीं है? देखो सामने, देखो ध्यान से, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, नीचे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कितने कार्बन, 3 कार्बन कायरल, 1 2 3। हाँ, तीनों OH को सेम साइड लगा देते, तीनों OH सेम साइड लगा दिया। अब जरा ध्यान से देखो, ये कार्बन कायरल नहीं है, इस समय ये कार्बन कायरल नहीं है। क्यों? ये ग्रुप भले डिफरेंट हो, लेकिन ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, ये ऊपर का और नीचे का ग्रुप सेम है। कैसे माने सेम है? मान लो हम यहां रख दें मिरर, यहां रख दें मिरर, इसका इमेज ऐसा होगा, क्योंकि मिरर इमेज बन गया मतलब ग्रुप आइडेंटिकल हो गया, तब तो मिरर इमेज बन गया। और ये ग्रुप सेम हो जाने से ये कार्बन कायरल नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन अब हो जाएगा। कैसे? हम यदि इसी H को उठा के इधर कर दें, OH उठा के इधर कर दें, हाँ, अब ये कार्बन जो कायरल नहीं था अब ये कायरल हो गया। कैसे? ये ग्रुप डिफरेंट तो है ही है और ये भी डिफरेंट हो गया। कैसे डिफरेंट हो गया? हम यहाँ रख दें मिरर, तो क्या इसका इमेज कभी बनेगा? H के सामने OH तो आएगा नहीं कभी, OH के सामने H कभी आएगा नहीं, मतलब ये इसका मिरर इमेज नहीं है। ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, अब ये कार्बन क्या हो गया? कायरल। तो देखो, ये कार्बन अभी कायरल है, थोड़ी देर पहले नहीं था, इसको बोलते हैं फॉल्स, स्यूडो कायरल। तो इसमें से ये वाला जो कार्बन है ना, स्यूडो कायरल है, जबकि ऊपर वाले ये नॉर्मल कायरल है, मतलब हमेशा कायरल ही रहेंगे। तो हमारा कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो n डिफरेंट कायरल कार्बन हम गिनते हैं उसमें स्यूडो कायरल को भी शामिल करेंगे। कहा ना हमने, ऑड नंबर ऑफ कायरल कार्बन, इस ऑड नंबर में स्यूडो कायरल को भी इंक्लूड करना है, छोड़ना नहीं, लेके चलो। समझ में आया? बात आई कि नहीं आया समझ में? ये हो गया 3 रूल। अब आते हैं इसके ऊपर प्रॉब्लम्स है। हाँ, दिल लगा के देखो जरा, आता है क्वेश्चन।
COOH होल 4। हाँ निकालो जरा, ऑप्टिकल एक्टिव कितना, कितना ऑप्टिकल एक्टिव, कितना ऑप्टिकल इनएक्टिव, टोटल रेसमिक मिक्सचर कितना। हाँ कितना है पहले एक्टिव बताओ। हाँ ऑप्टिकल एक्टिव आएगा 8। हाँ ऑप्टिकल इनएक्टिव, हाँ टोटल रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर 4 आएगा, एक्टिव का आधा 4। मिलाओ सब लोग, ये बताओ। हाँ एक्टिव 2 का पावर 3 8, इनएक्टिव टोटल 8, रेसमिक मिक्सचर हाँ 4। ये बताओ। कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। इनएक्टिव टोटल हो गया 16। हाँ रेसमिक मिक्सचर बनेंगे 6, एक्टिव का आधा 6 बन जाएगा। अच्छा ऑप्टिकल को हमने देख लिया, अब हम लोग दोनों को मिला देते हैं, ज्योमेट्रिकल भी देख लिया ऑप्टिकल भी देख लिया। अब ऐसा प्रॉब्लम उठाएंगे इसमें दोनों सेंटर हो, ऑप्टिकल प्लस ज्योमेट्रिकल। जब ध्यान से देखो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है और ये कायरल सेंटर है, इसमें दोनों सेंटर मौजूद है, एक ही मॉलिक्यूल्स में ऑप्टिकल सेंटर भी ज्योमेट्रिकल सेंटर भी। तो ऐसे केस में क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो। फिर क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ फ्रैक्शंस, नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन,
जब सारे आइसोमर का फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करेंगे तो कितने फ्रैक्शंस आएंगे? नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ टोटल आइसोमर, क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक ही स्ट्रक्चर दे करके 6 क्वेश्चन बन गए। सोचो क्या आंसर आना चाहिए। हो गया। हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताओ। सही है। ऑप्टिकल एक्टिव बोलो। ऑप्टिकल एक्टिव 4। झटका लग गया ना। हम दिखाएंगे, अभी हम लिखे हैं, ऐसे नहीं लिखे, हम पूरा दिखाएंगे सबको 4 कैसे। एक्टिव 4, इनएक्टिव 0, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 4, स्टीरियो आएंगे 4, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, हाँ 2 फ्रैक्शंस बनेंगे। अब कैसे कैसे बना के दिखाते, देखो ध्यान दीजिए, ज्योमेट्रिकल सेंटर है, दिख रहा है ना, हम बना के दिखाते हैं। ये ज्योमेट्रिकल सेंटर दिख रहा है ना, तो यहाँ सिस भी होगा, और तो पहले सिस ट्रांस बना लेते हैं। ये देखो, ये है सिस, ध्यान से देखो, ये है सिस। ये सिस कैसे, यहाँ डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन सेम साइड है, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन सिमिलर ग्रुप सेम साइड, तो हम क्या बोलेंगे इसको, सिस। दिखा। अच्छा, इसी हाइड्रोजन को अपोजिट पोल पे ले जाए, देखो ये ट्रांस हो जाएगा, यहाँ H, यहाँ H, ये मिथाइल, मिथाइल, हाँ हाइड्रोजन अपोजिट पोल पर, डबल बॉन्ड के अपोजिट पोल पर ट्रांस, 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 और यहाँ हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के सेम साइड, तो क्या बोलेंगे, सिस। पहले बताओ दोनों अलग दिख रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो, ये है सिस और ये है ट्रांस, दोनों अलग, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी सब डिफरेंट है। दे आर डिफरेंट कंपाउंड हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। ये है सिस और ये है ट्रांस, साफ साफ दिख रहा है, दोनों अलग है। पहले दिमाग में बैठा लो कि दोनों अलग है, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब डिफरेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी लिखवाया है कॉपी में। चलो पक्का हो गया, डिफरेंट है। अब जब ये डिफरेंट है, जब इस मालिक्यूल को सिस को ध्यान से देखो, इसमें कार्बन कायरल है, और जिस मालिक्यूल में सिंगल कायरल होता है मालिक्यूल हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है। तो जब एक्टिव है तो इसका मिरर इमेज बनेगा कि नहीं, एक डेक्स्ट्रो और दूसरा लीवो, बता ऐसा बनेगा जिसका मिरर इमेज इस तरह का। इसका मिरर इमेज ऐसा बनेगा कि नहीं, ध्यान देखो, बनेगा। अब इसको यूं उठाओ और उठा के इस पर ऐसे रख दो, क्या ये दोनों मिरर इमेज पूरा पूरा ढक लेंगे, सुपरइम्पोज, मतलब कंफर्म दे आर ऑप्टिकल एक्टिव। तो पोलारीमीटर बोलेगा इसमें एक डेक्स्ट्रो है और दूसरा लीवो है, बोलो क्लियर। और जो बात इसमें लागू होती है वही इसमें भी लागू होगी, क्योंकि अलग है तो इसका भी तो कायरल कार्बन है, इसका भी तो मिरर इमेज बनेगा, हाँ इसका मिरर इमेज भी नॉन सुपरइम्पोज होगा। ध्यान से देखो, ये भी ट्रांस, ये भी ट्रांस, ये सिस तो ये भी सिस, दोनों सिस, ये दोनों सिस है, ये दोनों ट्रांस है। ध्यान से देखो, ये दोनों सिस दोनों ट्रांस।
इसका मिरर इमेज नॉन सुपरिम्पोज, DL इसका मिरर इमेज नॉन सुपरिम्पोज। हाँ, इसको उठा के रखो, क्या सुपरिम्पोज कर जाएगा? इसको उठा के इस पर ऐसे रख दो, करेगा? नहीं करेगा। नॉन सुपरिम्पोज मतलब कंफर्म ऑप्टिकल एक्टिव। एक पोलारीमीटर बोलेगा, एक डेक्स्ट्रो है, दूसरा लीवो है। हाँ, कितने हो गए एक्टिव फॉर्म? देखो 1 2 3 4, ऑप्टिकल एक्टिव 4। ज्योमेट्रिकल पूछेगा 2, क्या? सिस ट्रांस, ये सिस ट्रांस 2, सिस 1 ट्रांस 2, ज्योमेट्रिकल 2, ऑप्टिकल 1 2 3 4। एक्टिव, चारों एक्टिव है, चारों एक्टिव है। हाँ, टोटल नंबर ऑप्टिकल आइसोमर 4 ही है, और इसके अलावा बनेगा नहीं, 4 ही है। स्टीरियो में क्या होता है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल जोड़ लिया जाता है, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल मिला तभी तो 4 ही आएगा, 1 2 3 4। फिर कहोगे गलती कैसे हो गई? जब आप ही ने कहा ना सिंगल कायरल है तो DL 2 होता है, तो हम 2 तो बोले थे, तो 4 अचानक कैसे हो गया? दिखा भी दिया आप, अब हम कुछ बोल भी नहीं सकते, लेकिन ये 2 से 4 कैसे हो गया? अंदर से हलचल तो है। जवाब देखो क्या है, सुनो सुनो। जब भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल सेंटर दोनों एक साथ होते हैं तो ज्योमेट्रिकल की वजह से ऑप्टिकल की संख्या पे असर पड़ जाएगा। क्यों पड़ जाएगा? क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होते हैं दे हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होने से, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अलग हो जाने की वजह से, इनकी वजह से ऑप्टिकल की संख्या बढ़ जाएगी। ऑप्टिकल की संख्या बढ़ गई। तुम्हारे फॉर्मूले के हिसाब से आंसर 2 आ रहा था, लेकिन आंसर क्या हो गया? 4। ये 2 से 4 क्यों हुआ? ज्योमेट्रिकल सेंटर की वजह से हुआ, क्योंकि ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होते हैं दे हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, ये बताओ, ज्योमेट्रिकल की वजह से ऑप्टिकल संख्या 2 से 4 हो गई, ऑप्टिकल की वजह से ज्योमेट्रिकल पर कोई असर? वो तो सही आंसर आया। तो क्यों आया आंसर सही? क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं दे हैविंग सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो जिस वजह से ऑप्टिकल का असर ज्योमेट्रिकल पर नहीं पड़ेगा, लेकिन ज्योमेट्रिकल का असर ऑप्टिकल पर पड़ जाएगा। इसलिए पड़ जाएगा बिकॉज ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अलग है, ये डिफरेंट कंपाउंड है, और डिफरेंट होने की वजह से DL मिला के 2 2 4 हो गया। नहीं समझ में आया? इसलिए याद रखना, जब भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों एक साथ हों तो ज्योमेट्रिकल की वजह से ऑप्टिकल की संख्या बदल जाएगी। जो तुम सोच के चल रहे हो ऐसा नहीं होगा, तुमको स्ट्रक्चर बना के चेक करना पड़ेगा। जो फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, 1 कायरल तो 2 DL, ऑप्टिकल 2 बोल रहे थे ना, लेकिन यहाँ 1 कायरल 1, संख्या ऑप्टिकल कितनी हो गई? 4। तो ये 4 संख्या जो हो गई वो ज्योमेट्रिकल की वजह से हुई है। अगर ज्योमेट्रिकल यहाँ ना होता, अकेला कायरल होता तो तब तो 2 ही रहता, DL। यहाँ 2 का 4 होना ये ज्योमेट्रिकल की वजह से हुआ है, because geometrical isomer are different compound, they having different physical property। तो याद रखना, ज्योमेट्रिकल का असर ऑप्टिकल की संख्या पर पड़ेगा, लेकिन ऑप्टिकल का असर ज्योमेट्रिकल के ऊपर इसलिए नहीं पड़ेगा बिकॉज ऑप्टिकल आइसोमर हैविंग सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। बोलो नई बात मिली ना इसमें, कि जब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों एक साथ हो तो क्वेश्चन को कैसे लगाना है। हाँ, इसको लगाओ एक ठो। ये लगाओ। हाँ, इसमें ज्योमेट्रिकल सेंटर है। इसी को हमने नीचे लिखा साफ साफ। number of geometrical isomer, number of optical active, number of optical inactive।
नहीं, ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव नहीं, वो एक ही, हाँ एक ही चीज़ है। ऊपर थोड़ा साफ साफ नहीं था, इसलिए हमने फिर से लिख दिया दोबारा। एक ही तो है दोनों, वही चीज़ है। नंबर ऑप्टिकल इनएक्टिव, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, नंबर ऑफ स्टीरियो, स्टीरियो में ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल जुड़ जाएगा, बताओ। देखो असली पढ़ाई ये है, केवल नोट सुन लिया कि कायरल काबा होना चाहिए, प्लेनर सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ये थ्योरी से काम नहीं बनता, ये सब थ्योरी है। इसको जब हम लोग अप्लाई करेंगे ना, वो असली पढ़ाई होती है। तो हमने एक दो क्वेश्चन लगा के रास्ता दिखा दिया कि देखो ऐसे लगता है। अब ये तुम्हारा काम है कि हम गाइड से क्वेश्चन लगा लगा के देखें, इसको बात को आजमाएं, वो है असली पढ़ाई। हाँ कर लिया। हाँ ज्योमेट्रिकल सही है। एक्टिव बोलो, एक्टिव बनेंगे 2, इनएक्टिव 1, टोटल 3, स्टीरियो 3। गलत गलत हो गया सबका, वो चेहरा ही बता रहा है, जब आ जाता है उसका चेहरा का अलग रौनक होती है। देखो सामने, हाँ गलती होती है, सभी से होती है, ऐसी बात नहीं, सबसे होता है। एक दो बार गलती होगी, तीसरी बार सही हो जाएगा। हाँ देखो, पहले बताओ ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है कि नहीं? सिंगल बॉन्ड साइकिल का हिस्सा होता है तो ज्योमेट्रिकल हो जाता है। हाँ उसके लिए साइक्लिक कंपाउंड क्या, प्लानर। अच्छा सेम कार्बन से डिफरेंट ग्रुप, सेम कार्बन से डिफरेंट ग्रुप, तो यहाँ भी डिफरेंट, यहाँ भी डिफरेंट, और ये सिंगल बॉन्ड साइकिल में आ जाने से दिस इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है। तो यहाँ सिस भी होगा और ट्रांस भी होगा। कैसे देखो, सिस ट्रांस कैसे? ध्यान से देखो, ये है सिस, ये है सिस, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम साइड, ये हो गया सिस। हाँ ट्रांस, ये है ट्रांस, COOH H H COOH, ये है सिस, ये है ट्रांस, ये है ज्योमेट्रिकल सेंटर। इस कार्बन से डिफरेंट ग्रुप, इससे भी डिफरेंट ग्रुप, ये है ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये सिस और ये ट्रांस। कोई बात ना हजम हो, ना समझ में आए, पढ़ाई हुई बातों से आज फर्क दिख रहा हो तो हाथ उठा के क्लास को रोक दो। जो कंसेप्ट सुनाया और आज हम दिखा रहे हैं उसमें फर्क हो तो बात करो। क्यों? ज्योमेट्रिकल में, साइक्लिक में ज्योमेट्रिकल नहीं बताया था? साइक्लिक में भी ज्योमेट्रिकल होता है, क्योंकि साइकिल में रोटेशन क्या होता है, हिंडर्ड। साइक्लिक कंपाउंड एज्यूम टू बी प्लानर, और सेम कार्बन से डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। तो इस कार्बन से डिफरेंट ग्रुप, ये देखो लगे ना डिफरेंट ग्रुप, और इससे भी देखो डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर। और ये है सिस, ये है ट्रांस, दिख रहा है? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 हजम हुआ कि नहीं? हो गया। अब ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म देखा जाए। जब ध्यान से देखो, जो सिस फॉर्म है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाने से दिस फॉर्म ऑप्टिकल, हाँ ये इनएक्टिव है, इसको हम कहेंगे मीसो, इसका नाम मीसो होगा, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और फिर भी शंका है, तो इसको कंफर्म करने के लिए हमने क्या बोला, इसका मिरर इमेज बना लो फट से। इसका मिरर इमेज जब बनाएंगे तो वो सुपर इम्पोज हो जाएगा, इसको उठा के इस पर रख दो, सुपर इम्पोज हो जाएगा। मिरर इमेज सुपर इम्पोज मतलब दे आर आइडेंटिकल, दे आर होमोमर। इसको हम होमोमर बोलेंगे या हम आइडेंटिकल भी बोल सकते हैं, दे आर आइडेंटिकल। बोलो क्लियर?
अच्छा इसको देखो, ट्रांस को देखो, इसको 20 से काटो, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, इसमें प्लेन और सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री एब्सेंस है, यानी कहें एसिमेट्रिक, या और छोटा करें कायरल ऑप्टिकल एक्टिव। लेकिन फिर भी शंका है कहीं गलत तो नहीं, तो क्या करो, इसका मिरर इमेज बना लो। इसका मिरर इमेज जगह नहीं है, बाहर चला जाएगा, कॉपी बना लेना। इसका मिरर इमेज बना के उठाओ और ऊपर रख दो, बना के देख लो। मिरर इमेज बनाओ, इसके यहाँ मिरर है, ठीक ऐसा इमेज बना लो इसका बगल में और उठा के इस पर रख दो। सुपरिम्पोज नहीं करेगा, नॉन सुपरिम्पोज मतलब कंफर्म, दे आर ऑप्टिकल एक्टिव। अब पोलारीमीटर बोलेगा, उसमें एक डेक्स्ट्रो है और दूसरा, तो बताओ ऑप्टिकल एक्टिव की संख्या 2 आ गई और इनएक्टिव की संख्या 1, वो ये इनएक्टिव और ये 2 हो गए एक्टिव। टोटल आइसोमर कितने हो गए? 1 2 3, टोटल आइसोमर हो गए 3, ऑप्टिकल आइसोमर 3। अच्छा ये आपस में क्या है, ये जो डीएल बने आपस में क्या है, ये आपस में होंगे इनैंशियोमर, और ये आपस में, ये इनैंशियोमर है। अच्छा ये आपस में क्या है, हाँ डाइस्टीरियोमर, क्योंकि ये आपस में मिरर इमेज नहीं है ही नहीं, ये आपस में मिरर इमेज ही नहीं है। यदि हम रखते हैं मिरर, इसका इमेज कभी ये नहीं हो सकता, हो सकता है यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप सेम साइड है, यहाँ अपोजिट साइड है, तो मिरर इमेज बन ही नहीं सकता। तो ये आपस में डाइस्ट्रोमर, और इसका जो मिरर इमेज नॉन सुपरिम्पोज इनैंशियोमर, ये क्या हो गया होमोमर। हाँ स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों आता है ना, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल, तो बताओ इसमें ज्योमेट्रिकल भी है ऑप्टिकल भी है, तो कितने हो गए 1 2 3, इसको एक मानो ना, तो इसमें ज्योमेट्रिकल भी तो है ऑप्टिकल भी तो है, सभी तो इंक्लूड है, तो स्टीरियो की संख्या भी हो जाएगी 3। बोलो क्लियर? सामने देखो, सामने मान लो हम यहाँ एच हटा के आर कर दें, चलो क्या संख्या, आंसर यही आएगा, बदल जाएगा, क्या होगा? कॉपी पे लिख लो, पहले कॉपी पे लिख के बोलो, कॉपी पे लिख के तब जवाब दो, कॉपी पे लिख के जवाब दो। कॉपी पे लिख लो फिर जवाब दो, कितने ज्योमेट्रिकल, हो गया? हाँ ज्योमेट्रिकल सही है, ऑप्टिकल एक्टिव हाँ 4, ये भी एक्टिव हो जाएगा। जहाँ तुमने एच हटा के आर कर दिया, तो देखो अब यहाँ आर कर दिया ना, तो अब ये लाइन मालिक्यूल का इक्वल हाफ नहीं कर पाएगी, क्योंकि देखो इधर एस्टर इधर एसिड, ये लाइन मालिक्यूल का इक्वल हाफ नहीं कर पा रही है, मतलब अब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रह गई, मतलब ये भी एसिमेट्रिक हो गया और ये एसिमेट्रिक हो गया, मालिक्यूल एक्टिव हो गया। तो कंफर्म करने के लिए मिरर इमेज भी बनाएंगे, मान लो मिरर इमेज भी बनाएंगे, तो बताओ नॉन सुपरिम्पोज, इसको उठा के इस पर रखोगे ना तो एसिड के ऊपर स्टार आ जाएगा, मिरर इमेज नॉन सुपरिम्पोज, कंफर्म दे आर ऑप्टिकल एक्टिव। अच्छा ये एक्टिव था ही, ये तो एक्टिव था ही पहले से, है ना? हाँ टोटल ऑप्टिकल एक्टिव हो गए 4, इनएक्टिव टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 4, स्टीरियो 4। अच्छा इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें, इस 4 आइसोमर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें, कितने फ्रैक्शन आएंगे? हाँ 2। कौन कौन सा फ्रैक्शन बनेगा? एक फ्रैक्शन ये रहेगा और दूसरा फ्रैक्शन ये रहेगा, डाइसोमर, जो डाइसोमर है वो आपस में 2 फ्रैक्शन देंगे। आया? तो हम लोग ने ऑप्टिकल आइसोमर की संख्या निकालना सीख लिया, इनैंशियोमर डाइसोमर जान लिया है। अब हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आरएस और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल डी कैपिटल एल। ठीक है, कल